बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एफबीआर की तरफ से कितना इनकम टैक्स अप्लाई होता है, वो कब अप्लाई होगा, और इसी तरह जो ना वो प्रोविंशियल टैक्सेस के इसका ऊपर क्या रोल है, और प्रोविंसेस ने आया कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो ना प्रोविंसेस ने टैक्स कलेक्ट करना है या फिर जो ना एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कि फेडरल ने टैक्स कलेक्ट करना है। तो इसके अलावा ये भी देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके ऊपर एफबीआर ने कब टैक्स कलेक्ट करना है, यानी कि फेडरल ने टैक्स उसके ऊपर टैक्स कब कलेक्ट करना है और प्रोविंसेस ने कब कलेक्ट करना है। तो इसके अलावा ये भी देखेंगे कौन कौन सी इनकम जो ना एग्रीकल्चर इनकम के अंदर फॉल करती है और उसके ऊपर कितना टैक्स अप्लाई होगा और कब अप्लाई होगा, और एग्रीकल्चर इनकम को हम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो जो है ना वो एज़ पर टैक्स ला उसको कंसिडर किया जाए और बाद में जो ना वो जो रिटर्न फाइलर है, जो टैक्स पेयर है, उसके लिए मसला मसाइल ना हो। जी, इस वीडियो में हम ना ये 3 तरह के एरियाज डिस्कस करेंगे। तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर फॉल करेगी एज़ पर इनकम टैक्स लॉस ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 41 के मुताबिक अगर कोई भी पर्सन अगर अपनी एग्रीकल्चर लैंड के अंगेंस्ट रेंट रिसीव करेगा या फिर वो रिसीवेबल होगा या फिर रिसीव कर चुका होगा, तो वो वाली इनकम जो ना उसकी बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम के डोमेन में आएगी, उसके स्कोप में आएगी। और ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर सिचुएटेड हो, पाकिस्तान की हदूद के अंदर जो ना वो वाक़ हो, तो उस लैंड से जो भी वो रेंट रिसीव करेगा तो वो उस पर्सन की जो इनकम होगी वो बेसिकली जो ना वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। दूसरा ये है कि उस एग्रीकल्चर लैंड से वो किसी भी तरह की अगर वो इनकम इनकम जो ना वो अर्न करेगा इन दी फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, या फिर ना वो उस लैंड से जो भी कोई ना कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग करेगा या कि उसकी फसल से वो फसल बोएगा, तो उस फसल के अंगेंस्ट जो भी कोई भी उसे इनकम हासिल होगी तो वो सारी की सारी जो ना एग्रीकल्चर इनकम के डोमेन में आएगी, उसके स्कोप में आएगी। इसी तरह जो ना कोई भी पर्सन जो ना एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो इनकम अर्न करेगा तो वो भी जो ना एग्रीकल्चर लैंड के एग्रीकल्चर इनकम के डोमेन में आएगी, उसके स्कोप में आएगी। और इसी तरह अगर उस एग्रीकल्चर लैंड से अगर कोई पर्सन चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद या फिर ना वो कॉन्ट्रैक्ट किए बगैर जो कोई भी पर्सन अपनी लैंड से तो उससे जो भी प्रोडक्शन होगी तो उस प्रोडक्शन को वो सेल करने के बाद जो वो इनकम अर्न करेगा तो वो भी जो ना एग्रीकल्चर इनकम के ज़ुमरे में आएगी, उसकी डोमेन में आएगी, उसके स्कोप में आएगी। और इसमें थोड़ा सा आपको बताते जाएं कि अगर किसी भी पर्सन ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड से कोई भी अगर प्रोडक्शन की है तो उस प्रोडक्शन को सेल करने से पहले उसके अंदर वो अगर वो कोई फर्दर प्रोसेसिंग उसके ऊपर करता है तो यानी कि उसके ऊपर जो ना उसकी एडिशन करते हैं जिसकी वजह से ना उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो बेसिकली जो वो एग्रीकल्चर इनकम में फॉल नहीं करेगी, तो वो जो ना बेसिकली जो ना वो नॉर्मल इनकम ट्रीट कर जाएगी, तो वो फिर एग्जाम्प्ट इनकम नहीं होगी। तो इसकी मिसाल हम देते जाएंगे, अगर अगर किसी भी पर्सन ने उसकी एग्रीकल्चर लैंड थी तो उसने वहाँ से जो ना वो फ़र्ज़ करें उसने ना पोटैटोस उसने प्रोड्यूस किए हैं, तो उसको एज इट इज़ वो जो है मार्केट में सेल नहीं करता बल्कि जो ना उसको ना फिनिश की फॉर्म में लेके आता है, उसको ना फर्दर प्रोसेसिंग करता है, उसको या तो उसको पैकिंग करता है या फिर ना उसको पैकिंग मतलब ब्रांड के साथ पैकिंग करता है या फिर ना उसको जो ना वो काट के वो सेल करता है। तो वो उसके बाद अगर वो कोई अगर तो वो उस केस में बेसिकली जो ना वो एग्रीकल्चर इनकम ट्रेड नहीं होगी, तो वो सारी की सारी जो ना बेसिकली नॉर्मल इनकम नॉर्मल बिजनेस में आ जाएगी, तो वो बेसिकली टैक्सेबल में फॉलो हो जाएगी। ये हम आपको बताते जाएंगे सेक्शन 111 के मुताबिक जो ना वो कौन सी ऐसी एक्सक्लूजन है जिसके मुताबिक जो ना वो बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहेगी और वो किस तरह उसके ऊपर ना टैक्स फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन 111 ये कहता है कि अगर जो ना ऐसी इनकम अगर किसी पर्सन ने अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इनकम डिक्लेयर की हुई है तो वो इनकम अगर ज़्यादा है तो और उसी तरह उस बंदे ने उस अपने रेलिवेंट प्रोविंस के अंदर जो ना वो जो इनकम डिक्लेयर की हुई है रेलिवेंट प्रोविंस की एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हुए, तो अगर उस रेलिवेंट प्रोविंस के अंदर इनकम कम डिक्लेयर की हुई है और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज़्यादा डिक्लेयर की हुई है, तो वो जो उसका डिफरेंस होगा बेसिकली ना वो उस इनकम को वो एज़ पर ना बिजनेस स्लैब रेट के मुताबिक ना उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर ना अगर किसी पर्सन ने प्रोविंशियल की जो इनकम टैक्स रिटर्न है एग्रीकल्चर के हिसाब से तो उसमें उसने कम अपना टैक्स पे करते हुए कम इनकम डिक्लेयर की हुई है
और जो उसकी फेडरल की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न है तो उसमें उसने टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपनी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा डिक्लेयर की हुई है, तो वो जो उसने एक्सेसिव इनकम डिक्लेयर की होगी अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तो वो जो डिफरेंस होगा तो उसके ऊपर भी जो ना वो बिजनेस स्लैब रेट के मुताबिक जो ना उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको ना इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हम कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। आईआरएस का जो पोर्टल है उसको हम लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आएंगे, जो रेलिवेंट टैक्स ईयर की रिटर्न होगी आपने रिटर्न ओपन कर लेनी है। तो इसमें जो ना बेसिकली लेफ्ट साइड पे ना जो डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं तो इसमें ना ये फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर वाला आ रहा है, टैब आ रहा है। तो उसमें जो ना उसको हम क्लिक करेंगे तो उसमें से जो ना एक एग्रीकल्चर वाला जो सब टैब ओपन हो जाएगा। तो इस सब टैब के अंदर बेसिकली 3 तरह के कॉलम आ रहे हैं, एक टोटल अमाउंट आ रहा है, अमाउंट सब्जेक्ट फ्रॉम टैक्स आ रहा है और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स आ रहा है। तो इसमें जो पहला टैब है तो इसमें ज़रा हमने ये बताना कि हमारी जो जितनी एग्रीकल्चर इनकम होगी जो कि हमने अर्न की होगी ड्यूरिंग दी टैक्स ईयर, तो हमने वो डिक्लेयर कर देनी सारी की सारी। तो फर्ज करिए एक टैक्स पेयर ने 10 लाख की इनकम अर्न की थी, तो वो बेसिकली इनकम जो पहले वो टोटल जो आपका है कॉलम, तो वो सारी की सारी इनकम जो ना पहले वो टोटल कॉलम वाले टैब में एंटर करेगा। उसके बाद जो ना इसको अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स वाले टैब में एंटर करके इसको कैलकुलेट कर देना है। तो इसके बाद हम ना फर्दर देखते हैं कि जो 9291 वाला जो कोड है तो उसके अंदर क्या एंटर करना है। इसके मुताबिक जो ना वो एपीए ने डिमांड किया हुआ कि आपने इस रेलिवेंट टैक्स ईयर के अंदर जो भी प्रोमिसेस को अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स पे किया हुआ है तो आपने उतना वो उसको मेंशन कर देना है। तो अगर तो आपने वो इस रिटर्न को फाइल करते हुए पे कर दिया होगा तो आपने इसको शो कर देना है। अगर पे नहीं किया हुआ तो फिलहाल इसको आपने ना ब्लैंक छोड़ देना है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो ये वाली अमाउंट जो ना बेसिकली हमने इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो पोर्शन है वहाँ पे हमने ऐड कर ली हुई है। तो इसके बाद जो ना हमने इसको वेल्थ के अंदर भी शो करना हुआ है। तो वेल्थ के अंदर जो वेल्थ में अगर जब जाएंगे तो वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट हम क्लिक करेंगे। तो इसमें जो लास्ट में आ रहा है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर जो ना बेसिकली ये इनफ्लोस वाला एरिया है उसमें जो सेकंड इसका टैब है 7031 7032, यानी कि इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो इसमें भी वही सेम अमाउंट हम मेंशन कर देंगे जो कि बेसिकली ना हमने अपनी जो ना इनकम टैक्स रिटर्न वाले पोर्शन में जो एग्रीकल्चर वाले जो पार्ट में हमने शो की थी वो सेम एज इट इज़ अमाउंट जो ना हम जो ना एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स वाले जो है ना फील्ड उस पर भी हम ऐड कर देंगे इसको। तो इस तरह ना बेसिकली हमने जो एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको हमने डिक्लेयर कर लिया हुआ है और उसको हमने ये भी देख लिया हुआ कि इसको हमने कहाँ रिटर्न के अंदर कहाँ पे 2 जगह पे इसको ना शो करना है। अब हम वीडियो के तीसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि जो इसकी टैक्सेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एफबीआर और विद रिस्पेक्ट टू प्रोविंसेस। तो इसमें बताते जाएँ कि लॉ ये कहता है कि अगर एक डिपार्टमेंट ने अगर टैक्स पे कर दिया हुआ है तो उसमें ना दूसरे उसको ना दूसरी जगह पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर के इनकम के ऊपर। यानी कि अगर अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर प्रोविंस के अंदर से अपना टैक्स पे कर दिया हुआ है तो आपको एफबीआर के अंदर पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने एफबीआर के अंदर जो ना अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया हुआ है तो आपको रेलिवेंट प्रोविंस के अंदर पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एफबीआर में अभी जैसे हमने देखा कि हमने अपनी एफबीआर की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया हुआ है तो उसको जम्प्ट शो किया हुआ है तो उसको ज़ीरो पे हमने शो किया हुआ है। तो इसका मतलब हम ना जो रेलिवेंट प्रोविंस होगा जहाँ पे आपकी लैंड सिचुएटेड है या फिर ना जहाँ पे जिस प्रोविंस के अंदर आपने अपनी एग्रीकल्चर इनकम अर्न की हुई है थ्रू रेलिवेंट सोर्सेज अंडर सेक्शन 41 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो आपने ना उसके मुताबिक जो रेलिवेंट प्रोविंस का जो लॉ है तो उसके जो लॉ के जो स्लैब रेट का तो उसके मुताबिक ना आपने अपनी उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो ना उस प्रोविंस की बॉडी को टैक्स पे करना होगा। जी दोस्तों, ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इधर तक ही थी। उम्मीद है कि इससे जो ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी और आपको ना इस वीडियो को देख के फ़ायदा हुआ होगा। तो उम्मीद है कि आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन नहीं होगा, तो फिर भी अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप ना डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं या फिर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जो ना आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो ना हमारे जो ना डिफरेंट जो सोशल मीडिया पेजेस या फिर चैनल्स हैं तो आप उसको भी लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करके जो ना आप अप टू डेट रह सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो ना आपको जो बिज़नेस के रिगार्डिंग जो क्यूरीज होगी या फिर उसमें जो रेलिवेंट अपडेशन होगी तो आपको टाइम टू टाइम ना उसमें अपडेशन मिलती रहेगी। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।